जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, पिकल्स, अचार, सब लोग वही बेच रहे हैं जी। आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि आप 500 करोड़ की कंपनी बना पाए और बहुत सारे लोग वो चीज़ नहीं कर पाए? एक ज़माना था इंडिया में जहाँ 2006, 7, 8 में 5, 6, 7, 8, 9 में बिग बाज़ार और ये सब मॉडर्न ट्रेड आ रहा था। हमने मॉडर्न ट्रेड को एक बहुत बड़ा ज़रिया यूज़ किया ट्रायल्स के लिए। अभी जो आपका मेजॉरिटी ऑफ सेल है दीपक भाई, वो कौन से चैनल से आता है? 85% धंधा किराना स्टोर से आता है, जो सबसे डिफिकल्ट है इंडिया में क्रैक करना। आपके बिजनेस में एआई से कोई जॉब लॉसेज हुए? एआई से जॉब लॉसेस अभी तक नहीं हुए हैं। आप क्या करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर दुकान पे आके आपका पिकल मांगे, टॉप्स का पिकल ना मांगे? तो आज की डेट में हमसे बड़े लोग भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बेचते हैं, लेकिन वो हमारा जितना सेल नहीं कर पाते। हमसे बड़ी कंपनियां भी बेचती है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, हम लोग कर लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जेनजीज जो हैं ये अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम है? ऑलवेज अपॉर्चुनिटी है सर। आज लेट्स से दीपक भाई आपको कोई 1 लाख रुपए देता है जी। और बोलता है आपको दोबारा से शुरू करना है, जी। आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? हेलो दोस्तों, आजकल आप ना इंटरनेट पे एक बहुत वायरल फेस देख रहे होंगे, जो कि वायरल फेस है दीपक जी का। निलॉन अचार मसाले वगैरह की कंपनी ये रन करते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को 8 करोड़ से 500 करोड़ पे लेके गए हैं पिछले कुछ सालों में, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने ना दीपक जी को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था, एंड बिलीव मी आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। और मुझे भी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, इन्होंने कौन सी गलतियां की, पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, कॉस्टिंग अपने प्रोडक्ट की कैसे डिसाइड करें, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में भी हमने बात की। दोस्तों, हमने एंटरप्रेन्योर के ना हर टॉपिक के बारे में बात की है। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, एंड बिलीव मी देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस लर्निंग। अगर अभी तक आपने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। सब्सक्राइब पे अभी क्लिक करें और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। ट्रस्ट मी, देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव लर्निंग। इट स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक आप पुणे से आए हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं पॉडकास्ट में ना कई बार दीपक जी थोड़ा सा ना गेस्ट के साथ हार्श भी हो जाता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, देखो आपका और मेरा 1-1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हजारों लाखों लोग सुन रहे होंगे जी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ सर, लोग जो 1-1.5 घंटे के लिए सुन रहे हैं जी। आपको क्यों सुने? सर, मेरा इतना मानना है, या लाइफ का मेरा एक लेसन है कि नॉर्मली जो भी पॉडकास्ट सुनता है, दो चीज़ के लिए सुनना चाहिए। एक, किसी के जीवन में उसने बहुत कुछ गलतियां की है और क्या गलतियों से सीखा है, तो अगर वो व्यक्ति समझे तो वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करे, और मिस्टेक्स अगर नहीं करते तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। पहली बात वो। और उसमें ही मेरा ये मानना है कि आदमी सक्सेस, जो हम बाहर भी डिस्कस कर रहे थे कि आदमी सक्सेस स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, लेकिन एक फेलियर उसको जो है 2 साल पीछे ले आता है। तो जितना वो कम फेलियर होगा लाइफ में, उतनी उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी ने अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर्स करके, मैं तो बोलता हूँ व्हाट टू डू से ज़्यादा मैं शायद से व्हाट नॉट टू डू सीखा हूँ। तो वो अगर एक पॉडकास्ट के द्वारा कोई समझे तो ही कैन एक्चुअली अवॉइड मिस्टेक्स एंड ग्रो फास्टर इन द लाइफ। ये सिंगल लार्जेस्ट रीज़न होना चाहिए। मोस्टली पॉडकास्ट सुनने वाले लोग होते हैं वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, जिनको लाइफ में आगे जाना है। तो वो ग्रोथ माइंडसेट में ये व्हाट नॉट टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आज कोशिश करेंगे दीपक भाई कि लोगों को हम ये सिखा पाएं कि आप बिल्कुल छोटे अमाउंट से, लेट्स से आपके पास 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए, लाख रुपए पड़े हैं, जी। उससे आप 500 करोड़ की कंपनी कैसे बना सकते हो? जी। राइट। और ऑडियंस को मैंने इंट्रो में भी बताया है, सर 500 करोड़ की कंपनी बनाए बैठे हैं। राइट। तो हम जिन लोगों को सुन रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लाइफ में ये चीज़ें करी है। सो दीपक भाई, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ना कोई एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ जी। होगा जी। कि यार अब मैं ये कर पाऊंगा। वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखिए, मैं आई गॉट इन द बिजनेस वेरी यंग। कुछ लोग जो मुझे पुराने पॉडकास्ट में सुन चुके हैं, तो आई गॉट इन द एज ऑफ 24। मेरे फादर की डेथ के बाद, बीइंग द ओनली सन इन द फैमिली, में बिजनेस में एंटर किया। और लगभग 8 करोड़ का बिजनेस था, और 8 करोड़ के बिजनेस को 500 करोड़ की जर्नी में जो अगर मेरा एक टर्निंग पॉइंट हम बात करें, तो गेटिंग द राइट पर्सन टू हेल्प मी ग्रो द बिजनेस मेरे लिए था। शायद से हम लोग, आपने एक सवाल पूछा लाख रुपए, मैं एक 8 करोड़ की जर्नी पे हूँ, तो शायद से मैं अफोर्ड कर पाया, लाख वाला शायद से अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं एक बेटर पर्सन ला पाए। और उनके पास जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो जीवन देखा था, उन्होंने जो किया था, तो मैं तो 24 साल का था, दुनिया देखा नहीं था, कहीं और जॉब भी नहीं की थी, तो मेरे लिए फर्स्ट चीज़ थी।
तो उनसे जो मैंने सीखा, उन्होंने जो काम किया, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से ग्रोथ की जर्नी चालू हुई। तो गेटिंग अ राइट पर्सन टू हेल्प यू ग्रो द बिजनेस मेरे लिए वाज द फर्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मिस्टर राजीव अग्रवाल उनका नाम है। तो वो ITC HUL सब जगह काम करके US में 7-8 साल काम करके आए थे। तो उनको लाना, दैट वाज बिग टर्निंग कौन पॉइंट। से पोजीशन के लिए आपने हायर किया? उनको एज अ CEO लेके आए थे हम। CEO लेके आए थे। जी जी। और कंपनी उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो ऑलरेडी जो कमा रहे थे, हम उनको उतना नहीं दे सकते थे। तो दो बात हुई हमारी। पहली बात ये हुई कि वो कम सैलरी में आएंगे, लेकिन वो जितनी ग्रोथ लाएंगे पहले 3 साल, उस ग्रोथ का 1% उनको एज अ सैलरी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर 8 करोड़ की कंपनी थी, 8 की 20 करोड़ हो गई, तो जो 12 करोड़ ऐड हो गया तो 12 लाख की सैलरी बढ़ जाएगी। तो उनके पास एक मोटिव था कि मैं कंपनी को बढ़ाऊँ, तो मेरे ऊपर एक फिनेंशियल रिवॉर्ड भी है। लेकिन उससे बड़ा रिवॉर्ड उनका था कि क्योंकि वो दुनिया देख के आए थे, और मोस्ट ऑफ द फैमिली रन बिजनेस में क्या होता है कि मालिक से छूटता नहीं है। और जब एक प्रोफेशनल आता है तो बोलता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रह सकती है। तो एक बहुत क्लियर था कि अगर आपका और मेरा डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू विल बी द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम बाजू रख देंगे, और जिस दिन आपको वो प्रॉब्लम होने लगी कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा, आप ही का चलेगा, उस दिन मैं छोड़ के चले जाऊँगा। तो ये अप्रोच के साथ था। वी विल डिस्कस, वी विल डिबेट। आपके ऐसा नहीं कि मेरा फाइनल हो गया, आप और हम डिस्कस करेंगे, बट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए तो मेरा वाला ही कंक्लूजन फाइनल कंक्लूजन होगा। तो ये अप्रोच के साथ हमने काम किया, एंड ही केम एज अ CEO। ओके। दीपक भाई, आपने फैमिली रन बिजनेस की बात जी करी, तो बहुत सारे जो फैमिली रन बिजनेस है उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि वो स्केल नहीं कर पाते। जी इंडिया में आप कितने बिजनेस जी देखोगे, जी ठीक है, जी हम गुड़गांव में बैठे जी दिल्ली की बात कर जी लेते हैं, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, इतने बड़े बड़े मार्केट है, सदर बिल्कुल। बाजार है, लोग 50-50 साल से सेम बिजनेस कर रहे जी हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जी क्या जी। रीजन है उसका? सी, ग्रोथ इज अ माइंडसेट, राइट। और ग्रोथ लाने के लिए माइंडसेट में सबसे पहली बात है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, राइट। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो एक होता है कि नहीं, हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इतना तो अच्छा कर लिया, अब नया करने जाएंगे तो फेलियर होगा, कुछ गलत हो जाएगा, जो आज तक की गद्दी बनाई रखी है उसके अंदर भी तकलीफ हो जाएगी। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर, नॉट डेट आप सक्सेसफुल ही होंगे, शायद से 2 रुपये टूटेंगे भी, शायद से नुकसान भी होगा, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो फर्स्ट तो ग्रोथ माइंडसेट से ही आएगा कि मैं फेल हो सकता हूँ लेकिन मुझे बड़ा बनना है। तो जो कहावत है कि व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर, तो जो आपको यहाँ तक लेके आया आपको वहाँ तक नहीं ले जाएगा जहाँ आप जा सकते हैं। तो आपको अपने पीठ का वजन जो है उसको हल्का करना पड़ेगा दौड़ने के लिए। तो दैट इज़ मेरे ख्याल से फर्स्ट थॉट प्रोसेस यही है। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि हर चीज़ मैं करूँगा। ये काफ़ी बार मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। देर इज़ नो डाउट, आज भी निलॉन्स में अगर हम बात करेंगे तो फैक्ट्री में इन्वेंट्री कहाँ है, कौन सी लाइन की इफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, हर चीज़ की माइन्यूट डिटेल मेरे माइंड में होगी, क्योंकि मैंने 8 से 500 तक की जर्नी की है। लेकिन अगर हर चीज़ मैं ही करने लग जाऊँ ना, तो कंपनी यहाँ तक आ ही नहीं जा सकती है। तो यू विल हैव पीपल हु आर 80% ऑफ यू, हु माइट हैव 70% ऑफ यू, हु माइट बी 20% ऑफ यू, किसी फील्ड में आपसे बेहतर होंगे। तो आपको वो छोड़ना होगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि हर चीज़ जो मैं करता हूँ वही परफेक्ट है। परफेक्ट कोई साइंस नहीं है, हर चीज़ में अपना एक परफेक्शन निकाला जा सकता है। तो 2 एस्पेक्ट है आपने जो सवाल पूछा। एक, क्या मैं छोड़ने के लिए राजी हूँ, क्या मैं किसी व्यक्ति को जो मुझसे उतने ही लेवल पे नहीं करता हो, थोड़ा अलग करता हो, उसको फ्रीडम देने के लिए राजी हूँ। और दूसरा, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए राजी हूँ। तो ये चीज़ें करके शायद बिजनेस को ग्रो किया जा बिल्कुल सकता किया है। जा ठीक सकता है। दीपक भाई, आप एक बड़ा बिजनेस रन करते हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है इतने सारे डिपार्टमेंट्स में से? अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है। तो मेरा मानना है कि जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब सर्वाइवल क्रिटिकल होता है, तो आपका प्रोडक्ट, आपका कॉस्ट प्राइस, ये बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि पहली जगह वहाँ से मिलती है कि मेरा सही दाम में माल गया और सही प्रोडक्ट था, वहाँ से आपको जगह मिलना चालू होती है। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक साइज़ पे आ जाती है, जब मेरा मानना है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो मार्केटिंग होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके सिमिलर कॉपी वाले प्रोडक्ट्स जो है हज़ारों आ जाएंगे, राइट। सेम फ़ोन एप्पल बनाते हैं, वैसे ही एप्पल जैसे ही फ़ोन हज़ारों बना सकते हैं, सैमसंग जैसे फ़ोन हज़ारों ही बना सकते हैं। लेकिन आप एप्पल के लिए प्रीमियम देते हो, सैमसंग के लिए प्रीमियम देते हो, वही फ़ोन आप वीवो ओप्पो के लिए प्रीमियम नहीं देते हो। तो वो सारा खेल जो है माइंडसेट का है। मैं अपने माइंड में परसीव करता हूँ कि ये प्रोडक्ट बेहतर है। वो जो परसेप्शन का गेम है, वो जो दिमाग में परसेप्शन क्रिएट की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के द्वारा की जाती है। तो अगर कंपनी को बहुत बड़ा बनना है
तो और बहुत प्रॉफिटेबल बनना है, तो मार्केटिंग इज़ द बिगेस्ट टूल। शायद से इंडियंस उसमें काफ़ी कमज़ोर है कंपैरेटिवली। आप अमेरिकन कंपनीज देखेंगे, दे आर द बेस्ट मार्केटियर्स। उन्होंने अपने ब्रांड्स शायद से बहुत ग्रेट प्रोडक्ट्स शायद से अमेरिकन ना हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, बट परसेप्शनल वाइज अमेरिकन्स आर बेस्ट इन मार्केटिंग। बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ दीपक भाई। मतलब एक बार मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मैंने ये सुना था कि इंडियंस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है। मान लो कोई दुकान खोल ली है, जी अब दुकान में आपको रेंट तो देना ही है, जी कुछ नहीं कर सकते। जी स्टाफ को सैलरी आपने देना ही देनी है, है। आप कुछ जी नहीं कर जी सकते। हाउसकीपिंग के खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। जी तो जो खर्चे आप कर सकते हो आप वो तो करोगे ही। जी मार्केटिंग एक ऑप्शनल खर्चा है, हाँ, आप उसी को रोक देते हो, उसी को रोक देते हैं। जिससे आपको बिजनेस आता है, जी उसी को आपने रोक दिया तो बिजनेस आना बंद हो जाएगा। सो बिल्कुल इंडिया में जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो ये है कि खर्चे कम कर लो, बिल्कुल कमाई मत बढ़ाओ, खर्चे कम कर लो। बिल्कुल। इसलिए इंडिया में बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अमेरिका ने एप्पल बना दिया, अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, चाइना ने डीप सीक बना दिया। भाई डीप सीक इसलिए बना दिया, एप्पल इसलिए बना दिया कि उन लोगों ने ना मार्केटिंग में पैसा खर्च करा। बिल्कुल एप्पल भी मार्केटिंग ही तो है। मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। आपको फीलिंग होती है मेरे पास एप्पल है तो मैं आई एम अराइव्ड, राइट, मैं कुछ हूँ, वो फीलिंग आपको जो होती है, तो वो क्यों हो, नॉट दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। मार्केटिंग फेल हो जाएगी अगर प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट को सपोर्ट करना ही होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट ग्रेट भी हो, बेस्ट भी हो, वर्ल्ड क्लास भी हो, लेकिन मार्केटिंग नहीं होना तो आपको वो प्राइस मिल ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ परसेप्शन। तो एप्पल का पूरा की पूरा स्टोरी ही जो था, या अमेरिकन के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की जो स्टोरी ही है, वो मार्केटिंग ही स्टोरी है। आज इंडिया में हम वड़ा पाव बनाते हैं, इतने वड़ा पाव के स्टॉल है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर अगर हम बोले तो अमेरिकन वड़ा पाव, जिसको हम बर्गर बोलते हैं, तो मैकडीज जो है वो इतना प्रॉफिटेबल है, इट्स वैल्यूड इन बिलियंस ऑफ डॉलर। पूरा स्टोरी ही, जर्नी ही पूरी मार्केटिंग की रही है, एक परसेप्शन ही क्रिएट किया गया माइंड में, राइट। एंड हम लोग जब एक वड़ा पाव के स्टॉल पे जाएंगे, विज़ा विज़ मैकडोनल्ड्स के स्टॉल में जाएंगे, एज अ कंज्यूमर यू फील कि हाँ मैं मैकडी गया, मतलब यू विल नरेट टू पीपल मैकडी गया था, यू विल नॉट से कि मैं वहाँ वड़ा पाव वाले आउटलेट पे गया था, राइट। सो इट्स ऑल परसेप्शन, which, as you rightly said, Indian entrepreneurs believe marketing is a expense. Americans believe marketing is a investment. तो इन्वेस्टमेंट पे ROI आती है, एक्सपेंस पे खर्चे आते हैं। तो आप द मोमेंट वो माइंडसेट शिफ्ट करेंगे, मार्केटिंग इज़ अ इन्वेस्टमेंट। आई बिलीव 20, 30, 40 करोड़ की एक बार एक कंपनी बन जाए तो उनका फिर सबसे बड़ा धर्म जो है वो टू स्पेंड इन द मार्केटिंग ही होना चाहिए। और अगर नहीं भी, छोटी भी हो तो भी, अगर वो यूनिकली मार्केटिंग के बारे में सोचे, एंड स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड जहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, कंटेंट क्रिएशन ये सब हो गया है, मार्केटिंग इज़ कंपेरेटिवली मच मोर ईजियर, चीपर। यू कैन बिकम अ स्टोरी टेलर। आप अपनी स्टोरी सुना के मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग अभी भी उसको बेचने में लगे रहते हैं, मार्केटिंग नहीं करते। ट्रू। दीपक भाई, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, पिकल्स, जी अचार, सब लोग वही बेच रहे हैं। जी आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि आप 500 करोड़ की कंपनी बना पाए जी और बहुत सारे लोग वो चीज़ नहीं कर पाए? सिर्फ पहला स्टेप तो प्रोडक्ट ग्रेट है, राइट। हमारे बहुत सिंपल है एफएमसीजी में कि 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट होता है, जहां आपने प्लेसमेंट करनी है, मतलब जहां से व्यक्ति खरीदेगा वहां पे होना तो चाहिए। प्लेसमेंट के बाद ट्रायल्स होता है कि वो खरीद के ले जाएगा, ट्राई करेगा। तो प्लेसमेंट काम एक सेल्स डिपार्टमेंट का होता है, प्लेसमेंट काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, राइट। ट्रायल करवाने का काम कंपनी का होता है। तो ट्रायल का जो रूट है वो मार्केटिंग है। दुकान में माल रखा है लेकिन कस्टमर को मालूम ही नहीं है, तो ट्राई कैसे करेगा? तो सेकेंड फेज पे मार्केटिंग आ जाता है। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला तो रिपीट आएगा। तो रिपीट का काम प्रोडक्ट का है, मतलब वो आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो जाए, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो जाए। और उसके बाद स्टेप आएगा कि वर्ड ऑफ माउथ, मतलब अब आदमी को पसंद आ गया, वो 4 लोगों को बोलेगा कि भैया तूने खाया क्या, बहुत अच्छा था, राइट। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो वापस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का काम आ जाता है, राइट। तो नंबर 2 और नंबर 4 पे दोनों पे मार्केटिंग ब्रांडिंग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, राइट। तो हम लोग ने प्लेसमेंट किया, ट्रायल्स कराने के लिए हमने, उस समय मार्केटिंग स्टार्टिंग में नहीं था, तो ट्रायल्स कराने के लिए हमने बहुत सारा रिटेलर को मार्जिन दिया, सेल्स टीम को इंसेंटिव दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव दिया, मतलब जिसका एक ह्यूमन की एनिमल इंस्टिंक्ट जिसको बोल दे, उस इंस्टिंक्ट को जगाया कि तुम ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो मिल जाएगा। प्रोडक्ट पे गारंटी थी हमको, तो हमने ट्रायल्स करवाए। एक ज़माना था इंडिया में जहाँ 2006, 7, 8 में, 5, 6, 7, 8, 9 में बिग बाज़ार और ये सब मॉडर्न ट्रेड आ रहा था।
हमने मॉडर्न ट्रेड को एक बहुत बड़ा ज़रिया यूज़ किया ट्रायल्स के लिए, क्योंकि लोगों को जाने का, एक मॉल जाएंगे, मॉल से शॉपिंग करेंगे, एक भावना आ रही थी। तो वी रन बिग स्कीम्स। हमने पूरा ज़मीन से लेके ऊपर छत तक, मतलब 100 गत्ते अचार के कार्टन के लगा दिए, बाय वन गेट वन चल रहा है, राइट। लोग एक बार घर पे ले जाएंगे ना। आप आदमी बोलता है कि तुमने तो बाय वन गेट वन का नुकसान में क्यों, हमको ट्रायल कराना है। ट्रायल करेंगे, प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो आदमी को प्राइस भी देगा। आप 12 महीने बाय वन गेट वन ना चलाए, लेकिन कुछ समय चलाने से ट्रायल्स कराए। ट्रायल्स करा के लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचा, डाइनिंग टेबल पे रहा। अब वहाँ से उन्होंने खाया, उनके घर पे गेस्ट आए, उन्होंने भी देखा, एंड दैट वाज आवर जर्नी टू मेक द ट्रायल्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो ये जर्नी हमारी रही। आज के ज़माने में ये जर्नी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज बाय वन गेट वन चलाने वाले, ये कराने वाले और 50 ब्रांड हो गए हम। तो अगेन वॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर वाली बात है। तो आज का ज़माना जो है, बाय वन गेट वन काम नहीं करेगा, वो गत्ते लगाना काम नहीं करेगा। आज का ज़माना जो काम करेगा वो है कि आप लोगों के दिमाग में घर कैसे बना सकते हैं। दैट्स द परसेप्शन वाला समय आ गया। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ये सारे ज़रिए हैं लोगों के दिमाग में घर बनाने के। ओके। दीपक भाई, आपके लाइफ में भी कुछ फेलियर्स आए होंगे। जी, बहुत बहुत। सबसे बड़ा फेलियर कौन सा रहा है आपकी लाइफ में? मेरे फेलियर तो बहुत सारे रहे, लेकिन अगर फेलियर के सबसे बड़ा रूट को देखो तो फेलियर का रूट है ना, सक्सेस होता है। जब आपको सक्सेस प्राप्त होती है बहुत अच्छे से, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग यूज़ करता हूँ कि कभी कभी लगता है अपुन भगवान है, राइट। वो एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में आता है कि यू फील दैट यू आर इनविंसिबल, आपको कोई हरा नहीं सकता। और वहाँ से आप कुछ कॉल्स, कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर की एक चीज़ तो कॉमन होती है कि वो गट फीलिंग से काम करते हैं, राइट। तो गट फीलिंग मतलब मुझे जो सही लग रहा है मैं कर, एंड गट फीलिंग इज़ गुड बिकॉज इट्स योर गट, आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि करना चाहिए। तो मेरा ये लर्निंग रही है। फेलियर बहुत सारे रहे, लेकिन उसकी अगर एक मूल तत्व की लर्निंग ले, गट फील इज़ नॉट रॉन्ग, गट फील से करना चाहिए। बट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, उस सक्सेस के दिमाग में रखते हुए कि मैं इसको कर जाऊंगा, कोई भी चीज़ को स्केल पे ना करे। कुछ नया चीज़ कर रहे हैं तो डाउन साइड प्रोटेक्शन करके, छोटा करके, जिसको हम बोलते हैं आज के ज़माने में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करे, एक टेरिटरी में करे, एक एरिया में करे, उसमें क्या लर्निंग्स आती है उसको देख के फिर सेकंड में करे, 2-3 जगह सक्सेस मिल गया, देन स्केल इट अप। बट डे वन पे स्केल अप करके मत करो। जब डे वन पे, बिकॉज यू नेवर हैव अ सेकेंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में आपके प्रोडक्ट को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, या आपके उस कंसेप्ट को राइट ऑफ कर दिया, अब वह वापस लेके जाओगे ना, तो लोग उसको आपको फिर स्केप्टिकल होके देखेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो भी नया करते हैं उसको छोटे स्केल्स पे स्टार्ट करें, लर्न करें, रिपीट लाए, एक जगह 2 जगह रिपीट आया, जब सक्सेस प्राप्त हो गई, देन तो जो रीड हॉफमैन जो लिंक्डइन के को फाउंडर है, उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इट इज़ अबाउट द फर्स्ट पर्सन हु स्केल्स अप। हम पुराने ज़माने बोलते थे इट्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, राइट। आज के डेट में हम बात कर रहे थे कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं ये मेरी आइडिया है, ये किसी को नहीं बताऊंगा, यूनिक है, राइट। आइडियाज़ कम डाइम अ डजन, मतलब रुपए में 12 आती है, राइट। पीपल हु एग्जीक्यूट एट स्केल आर प्राइजलेस। जो स्केल अप कर पाते हैं वही प्राइजलेस है, राइट। दैट इज़ फंडामेंटल। आइडियाज़ का कुछ होना जाना नहीं होता है। तो आप उसको स्केल अप करना है, और स्केल अप करने से पहले आपको समझना है क्या गैप्स होती है, क्या कैसे राइट किया जाए, क्या अंडरस्टैंडिंग करनी, उसके लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेना है। तो मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक्स रही कि सक्सेस प्राप्त होने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें सीधा स्केल अप से स्टार्ट की, और वहाँ जो फेलियर्स हुए उससे कंपनी 1-1, 1.5, 2-2 साल पीछे गई। तो वो स्केल अप नहीं करना, डे वन पे लर्न करना, समझना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, दैट हैज़ बीन माई अंडरस्टैंडिंग। ओके। आज लेट्स से दीपक भाई आपको कोई 1 लाख रुपए देता है जी। और बोलता है आपको दोबारा से शुरू करना है, जी। आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? ओके, मैं यही चूज़ करूँगा जिसको जो मुझे आता है, राइट। बिकॉज एवरीथिंग की अपनी डिटेलिंग होती है, इंट्रिकेसीज होती है, जो आपको सीखने में, समझने में टाइम लगता है। तो अगर मैं कुछ नया सीखने जाऊँगा तो उसमें तो लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा। तो जो मुझे आता है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। बिकॉज मेरे पास, अगर आपने बोल दिया डाउन साइड मेरे पास 1 ही लाख रुपए की है, तो 1 ही लाख रुपया है, तो नया सीखने जाऊँगा तो उसमें 90,000 तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आता है वहीं से स्टार्ट करूँगा, नंबर 1। लेकिन जो चीज़ समझा हूँ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझा हूँ।
आज की दुनिया में टेक इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाऊँ टेक से स्केलेबिलिटी आएगी, तो मैं कैसे टेक को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं कैसे मार्केटिंग को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कैसे ग्रेट प्रोडक्ट बना सकता हूँ, पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो पैकेजिंग के साथ कैसे कर सकता हूँ। तो जिसको जो आता है वहाँ से स्टार्ट करें, नया सीखने से अच्छा है जो आपको आता है, क्योंकि लाख रुपया है, फेल होने के प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती है, 100 में से 99 एंटरप्रेन्योर्स फेल होते हैं। तो आपको सक्सेस होना है, फेल नहीं होना है। तो सब डाउन साइड को प्रोटेक्ट करते हुए, लाख का 10 लाख होगा उस दिन नेक्स्ट लेवल का फिर रिस्क करेंगे, फिर 10 लाख का 1 करोड़ होगा उसमें फिर नेक्स्ट लेवल का काम करेंगे। ओके। अभी जो आपका मेजॉरिटी ऑफ सेल है दीपक भाई, वो कौन से चैनल से आता है? कितना ऑफलाइन, कितना वेबसाइट, कितना मार्केट प्लेसेस से, कैसे होता है? हम लार्जली जनरल ट्रेड है, तो मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, इन सबको अगर हम अलग रखें तो मेरी लगभग 85% सेल जनरल ट्रेड से आती है। तो मतलब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन मिला के हम लगभग 6, साढ़े 6, 7 लाख दुकानों तक हम पहुंचते हैं इंडिया में। लगभग 3500 डिस्ट्रीब्यूटर से, 3500 से 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 110 सुपर स्टॉकिस्ट है, 800 लोग सेल्स टीम में है। तो ये जनरल ट्रेड जो किराना स्टोर जिसको हम बोलते हैं, तो मेजर 85% धंधा किराना स्टोर से आता है, जो सबसे डिफिकल्ट है इंडिया में क्रैक करना। ई कॉम, क्यू कॉम क्रैक करना बहुत इजी, वहाँ तो पैसा डालो और एक बार ऑफर चला दो, हो जाएगा। लेकिन जनरल ट्रेड में क्या है, आपके प्रोडक्ट और आपके कस्टमर के बीच में दुकानदार खड़ा है और प्रोडक्ट पीछे रखा हुआ है। अगर आप वो प्रोडक्ट मांगेंगे नहीं तो दुकानदार देगा नहीं, और सामने के दुकानदार की जो स्पेस होती है वो बहुत छोटी होती है, राइट। या तो आज आप जितने भी किराना में जाएंगे तो सारी 5 रुपये 10 रुपये की लड़ियाँ टंगी है, या तो आपका प्रोडक्ट लड़ी में हो, और या तो आपका प्रोडक्ट आप मार्केटिंग कर रहे हो तो कस्टमर आके मांगे। अगर वैसा नहीं है तो आप पीछे जाके रह जाएंगे और वहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप पीछे हैं तो भी कंज्यूमर आपका ब्रांड मांगेगा, एंड दैट्स वेयर द मार्जिन कम्स, कि कस्टमर मांग रहा है, पुल हो रही है। तो दैट्स माय कोर फोर्टे, 85% वहाँ से आता है। लगभग 15% में बाकी आपका एक्सपोर्ट्स आ गया, मॉडर्न ट्रेड आ गया, ई कॉम, क्यू कॉम हो गया। ऑनलाइन सेल्स की आपने बात करी, लगभग 1.5% सेल ऑनलाइन है, ई कॉम, क्यू कॉम की बहुत कम है। बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, मतलब आने वाले 1 साल में शायद से 2.5-3% हो जाएगी, बिकॉज दैट्स वेयर द मार्केट इज़ मूविंग। बट आज के डेट में इट्स 1.5% ओनली। ओके। आप क्या करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर दुकान पे आके आपका पिकल मांगे, टॉप्स का पिकल ना मांगे? देखिए अगेन यही 4 स्टेप है, प्लेसमेंट, ट्रायल्स, रिपीट, एंड तो हाउ डू यू जनरेट मोर एंड मोर ट्रायल्स इज़ वेयर एंड मोर प्लेसमेंट। मैंने पहले भी कहा है, बहुत सिंपल साइंस है एफएमसीजी का, कि आप कितनी दुकानों में अवेलेबल है, इसको हम विड्थ बोलते हैं। एक दुकान में कितनी रेंज आपकी अवेलेबल है, उसको हम डेप्थ बोलते हैं। उस दुकान का मार्केट शेयर आप कितना ले पा रहे हो, अगर उस दुकान से 5,000 रुपये का अचार बिकता है तो आपका 500 का बिकता है या 3,000 का बिकता है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ग्रोथ के ये 3 ही मापदंड हैं। आप अवेलेबल, पहले तो अवेलेबल कराना होगा, एक प्रोडक्ट से एंट्री करनी होगी, उसको चला के फिर उसके पीछे 10 SKU और डलवाने होंगे, और उसके बाद आपको मार्केट शेयर लेना होगा, यहीं से ग्रोथ आएगी। सो प्लेसमेंट को ही पहले जीतने की कोशिश करते हैं। अब प्लेसमेंट के लिए सेल्स टीम के लिए भी इंसेंटिव्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी इंसेंटिव होते हैं, प्रोडक्ट में इनोवेशन भी हम करते हैं, पैकेजिंग में इनोवेशन करते हैं, जिससे एक यूनिक स्टोरी टेलिंग। देखिए एक दुकान पे जब आपका लड़का चढ़ता है, उसके पास एक कहानी होनी चाहिए बेचने को। अगर उसके पास कहानी, क्योंकि एक अगेन मेरा फेवरेट डायलॉग है, मेरा ही बना हुआ है, कि कहानियाँ बिकती है, किरदार नहीं। तो किरदार मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन जो वो बंदा वहाँ बेचने जा रहा है वो कहानी बेचने जा रहा है। उसके पास वो कहानी है कि नहीं है, कि ये जब वो अचार निलॉन्स का दिल्ली दरबार जैसे आपने कहा, तो हमने नॉर्थ में शेरे पंजाब, दिल्ली दरबार, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट के 15 स्टेट के 15 अचार लॉन्च किए, राइट। यूनिक दैट रेसिपी ऑफ दैट स्टेट। आप खाओगे तो आपको जेन्युइनली लगेगा ये मेरे बचपन से, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, दिल्ली के या पंजाब के, बचपन से जो घर पे खाया था वही अचार है, राइट। ये हमने इंश्योर किया है। तो आप, बट सिर्फ वो अचार की रेसिपी में इंश्योर नहीं किया। जब आपने दिल्ली दरबार ब्रांड दे दिया, आपने शेरे पंजाब ब्रांड दे दिया, नाउ आपने ब्रांड नेम वैसा दे दिया कि जो एसोसिएट करता है, राइट। अब उसके पास ब्रांड नेम में कहानी हो गई, पैकेजिंग में कहानी हो गई, स्वाद। हमने हर बंदे को बोला कि महीने में 2-3 किलो अचार हर एक को, सेल्स टीम को फ्री दिया जाएगा। आप चम्मच ले जाओ, अचार दे जाओ, हर दुकानदार को टेस्ट कराओ। नॉट ओनली दुकानदार को टेस्ट कराइए, दुकान में अगर 7-8 कस्टमर खड़े हैं तो उनको भी टेस्ट कराइए, बिकॉज जब वो टेस्ट करेगा उसको पसंद आएगा तो वहीं कि वहीं बोलेगा हाँ भैया 1 जार मुझे दे दो। जैसे 1 जार वो मुझे दे दो, दुकानदार को कॉन्फिडेंस आएगा, अरे कस्टमर मांग रहा है तो रख लेता हूँ। तो ऑल एवरीथिंग इज़ ट्रायल। जो हमने 8 लोगों को टेस्ट करा दिया वो ट्रायल था। वहाँ ट्रायल से एक अचार का जार किसी ने मांग लिया, वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही, मतलब सक्सेस तो ये स्टेप्स करने से ही प्राप्त होती है। एक सडनली तो कोई
ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ओके, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? फिलोसफिकल आंसर है तो हमारा माइंडसेट क्योंकि वही रोकता है। लेकिन हर इंडस्ट्री में अलग है। अचार में अलग कंपटीशन अलग होगी, मसालों में अलग होगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट में अलग होगी, बिकॉज हम 8 कैटेगरीज में है, तो हर कैटेगरी की कंपटीशन अलग है। तो बट सबसे बड़ी कंपटीशन जो है वो हमारा माइंडसेट ही है। मेरा हमेशा से मानना है कि अम, अगर मैंने अपने आप को देखा कि मैं अचार का प्लेयर हूँ, तो मेरा माइंडसेट ने मुझे वहाँ रोका कि मैंने बोला मैं अचार कैटेगरी में खेलता हूँ। अगर मैंने बोला मैं मील अकम्पनीमेंट का प्लेयर हूँ, अचार क्या है, खाने के साथ खाने वाली चीज़, उसको हम मील अकम्पनीमेंट बोलते हैं। तो लेकिन इंडिया का फूड हैबिट चेंज हो रहा है। अब आदमी सिर्फ सातों दिन रोटी सब्ज़ी पराठे नहीं खा रहा है, अब वो पिज़्ज़ा भी खा रहा है, तो उसके साथ उसको केचप भी चाहिए। अब वो चाइनीज़ भी खा रहा है तो उसको शेजवान चटनी भी चाहिए। वो इडली भी खा रहा है तो उसको गन पाउडर जो बोलते हैं, पोड़ी चटनी जो बोलते हैं, वो भी चाहिए। एवरीथिंग इज़ अ मील अकम्पनीमेंट, राइट? द मोमेंट यू से आई एम नॉट अ पिकल ब्रांड, आई एम मील अकम्पनीमेंट कंपनी, देन यू विल डू थिंग्स इन दैट डायरेक्शन। तो आपके माइंडसेट ने माइंडसेट था मैं अचार कंपनी हूँ, तो आप वही कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैं मील अकम्पनीमेंट कंपनी हूँ, तो आपने अपनी मार्केट को बढ़ा दिया, राइट? तो एवरीथिंग, इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो माइंडसेट ही है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। उसको चेंज करेंगे तो पर्सपेक्टिव चेंज होते चला जाएगा। अगर आप सोचते हो मेरा कंपटीशन नॉर्थ में टॉप्स है, तो मैं टॉप्स के हिसाब से खेलूंगा। अगर मैं सोचूंगा नॉर्थ में अभी भी टोटल 200 करोड़ का ऑर्गेनाइज पिकल में अचार बिकता है, लेकिन 2000 करोड़ का घर पे बनता है, मेरा कंपटीशन घर पे बनने वाला अचार है, तो आपका स्टोरी अलग हो जाएगा। क्योंकि अब आप 2000 करोड़ के मार्केट को खेल रहे हो। 200 में तो आप आपस में लड़ रहे थे। अब जब आप 2000 पे कर रहे हो तो आपकी आइडियाज़ वहाँ से आएगी, कैसे उस 2000 में से 200 को मैं घर पे अचार बनाना ही बंद करवा के मार्केट में ले आऊँ, राइट? अगर मैंने वैसा कर दिया तो सडनली मैं किसी से 20 करोड़ अचार का शेयर लेने की सोच रहा था या 5 करोड़ लेने की सोच रहा था, अब मेरे लिए 200 का आंसर आ गया, राइट? तो बिगेस्ट कंपटीशन इज माइंडसेट, बिकॉज दैट इज वेयर द प्ले हैपेंस। ओके, आपने किसी बड़े ब्रांड से दीपक भाई कोई ऐसी लर्निंग ली हो जो आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की हो? किसी भी ब्रांड की बात कर सकते हैं। बहुत सारी हर एक की अलग अपनी अपनी अलग अलग है। अगर मैं देखूँ तो संजीव भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एवरेस्ट के ओनर। ऑलमोस्ट 15-20 दिन में एक बात होती है, उनसे गाइडेंस लेता हूँ मैं, क्योंकि व्हाट ही हैज़ डन इज़ फिनोमिनल। एक चीज़ मैंने उनसे सीखी कि जिसको हम बोलते हैं एक सादे सब सधे, सब सादे सब जाए। आज इतनी बड़ी कंपनी है, इतना प्रॉफिट बनाते हैं, इतना बड़ा टॉप लाइन है, वो चाहे तो 10 प्रोडक्ट कैटेगरी में और एंटर कर सकते हैं, राइट? बट उन्होंने कॉन्शियस चॉइस रखा कि नहीं, मैं मसाला बिजनेस को, जो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स है, उसी बिजनेस में रहूँगा। एक मार्केट में स्ट्रांग हूँ, अब दूसरे में होऊंगा, अब तीसरे में होऊंगा, अब चौथे में होऊंगा, पांचवें में होऊंगा, मैं पूरे कंट्री में अपने आप को, तो फोकस ऑन अ कैटेगरी एंड कीप। क्योंकि आप काफ़ी बार एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं एज ओनर्स, तो हमको अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मिलते हैं, बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट बहुत आया है, ये बहुत चल रहा है। और हमको क्या है, वो एंटरप्रेन्योर की जो इच होती है कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, आप उसमें अलग अलग आइडिएशंस करने लगते हैं। स्टिकिंग टू योर कोर एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी एंड बिल्डिंग इन दैट, वहाँ से सीखा हूँ। दर्शन भाई का मैंने एक पॉडकास्ट में एग्जांपल लिया, जो विनी कॉस्मेटिक फॉग के है। उनका जो है मार्केटिंग, बट मार्केटिंग में भी हाउ डू यू इनोवेट अ प्रोडक्ट एंड हाउ डू यू, जैसे कस्टमर कब मूव होगा प्रोडक्ट खरीदने पे, दो ही एस्पेक्ट होते हैं, ग्रीड और फियर। या तो उसको करंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसको बुरा लगे, या तो उसको लगे यार मैं इस नए प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? तो अगर आप फॉग की ऐड देखें, पहली वाली क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है तो 3 साल बाद वाली थी। पहली वाली ऐड कितनी थी कि आप तो जब परफ्यूम मार रहे हो तो 70% तो आप गैस ही मार रहे हो, परफ्यूम तो है ही नहीं, परफ्यूम तो थोड़ा ही है, और इसके अंदर परफ्यूम ही परफ्यूम है, नो गैस ओनली परफ्यूम। दैट वाज द फर्स्ट ऐड। तो माइंड पे चोट क्या की कि यार तू तो बेवकूफ़ है, हवा ही उड़ा रहा है अपने ऊपर, पैसा तो हवा का दे रहा है, राइट? ये जो तुम तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, या तुम तो उस प्रोडक्ट को इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हो, तुमको दर्द है लेकिन काला मलम है, तो तुम दर्द के साथ ऑफिस जा रहे हो क्यों, शर्ट खराब हो जाएगी, मैं नॉन स्टिकी वाइट मलम देता हूँ, अब तुम दर्द के साथ तो ऑफिस मत जाओ, मूव क्रीम दिया। तो क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड देन इम्पैक्ट ऑन माइंड, ये दर्शन भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाया, राइट?
वीबा की जो है भैल जी, आई डू नॉट नो हिम पर्सनली, बट उन्होंने इनोवेशंस जो किए, मतलब उनकी प्रीवियस कंपनी फन फूड थी जो उन्होंने डॉक्टर ओटकर को सेल करके की, बट उससे सेकेंड अवतार में जब वीबा बनाया तो डॉक्टर ओटकर जो है, हम फन फूड जो बोलते हैं, वो ओरिजिनल उनका बिजनेस था विच वॉज सोल्ड, बट वीबा बिकेम वो शायद से 40 करोड़ 50 करोड़ का टॉप लाइन था जब फन फूड सेल किया था। वीबा आज 1000 करोड़ की कंपनी बनाई। तो मैंने अपनी चीज़ों से क्या सीखा और क्या प्रोडक्ट इनोवेशंस लाए, कैसे कस्टमर को समझ के अलग अलग चीज़ें और की। तो हर जन से कुछ ना कुछ तो मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। प्लस आप दूसरे इंडस्ट्री से भी सीखते हैं, जो एक हमारी फूड इंडस्ट्री है, बट चीज़ें तो हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रही है। दीपक भाई, इंडिया में कोई प्रॉब्लम है बिजनेसेस को लेके या एनवायरनमेंट को लेके? जितने भी बिजनेसेस शुरू होते हैं 90% उसमें से फेल हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है ऐसा? एनवायरनमेंट को लेके नहीं है सर, मतलब मुझे इतना ही मानना है कि जो भी फेलियर का रीज़न है, बिकॉज उसी एनवायरनमेंट में बहुत सारे सक्सेस भी हुए हैं। तो मेन जो है, जो करता है, जो द प्रोमोटर बिहाइंड द बिजनेस जो है, वही, और उनका माइंडसेट, उनकी जो थॉट प्रोसेसेस है, वहीं से चैलेंजेस है। तो अम, मेरा मानना है कि आर वी फिर भी फेल हो सकते हैं, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैसेट दैट अ एंटरप्रेन्योर और अ प्रमोटर शुड हैव इज़ ग्रोथ माइंडसेट। वो काफ़ी बार मिसिंग होता है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि एक सक्सेस के लिए समय लगता है आने के लिए, और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है एनवायरनमेंट में भी, चीज़ों में भी। तो क्या आप उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल है इनफ अपने आप को परिवर्तन करने के लिए? दैट इज़ समथिंग जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स में मिसिंग हो जाता है। तो ग्रोथ माइंडसेट एक थॉट प्रोसेस है। सेकेंड, एक कंसल्टेटिव अप्रोच रखना कि मैं दूसरों से भी सीख सकता हूँ, और भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बता सकते हैं। वो एक अप्रोच भी शायद से काफ़ी बार मिसिंग हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो इट ऑल वाला भी एक अप्रोच काफ़ी बार एक एंटरप्रेन्योर में आ जाता है। थर्ड, एक ग्रिट जिसको हम बोले, कि जुझारूपन, कि मैं लगे रहूँगा, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। काफ़ी बार लोग घबरा जाते हैं, 2 साल हो गया कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ से घबरा के निकल जाते हैं। तो पहुँचा, जो एक मन्ना डे का गाना है कि पहुँचा वही रहा जो सफ़र में, और इसमें हम सफ़र जो है, हमारे राजीव जी बोलते थे, सफ़र मतलब हिंदी का सफ़र भी और इंग्लिश का सफ़र भी, कि आप जर्नी में भी है और तकलीफ़ में भी है। उस जर्नी और तकलीफ़ के साथ ही आप वहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो शायद से इनग्रेंड है किसी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होने के लिए, और वो कहीं ना कहीं शायद से मिसिंग हो गई। एनवायरनमेंट तो सभी के लिए वही है। तो परफॉर्मेंस का एक सिंपल फार्मूला है, एबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। ये तीनों ही चीज़ चाहिए होती है। हाउएवर, ट्रू परफॉर्मर्स आर समबडी हु परफॉर्म even in absence of environment and motivation. Environment helps, motivation helps, but core is ability multiplied by motivation multiplied by environment. मतलब अगर आप, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, MS धोनी जी एट हिज पीक, जब भी क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने आते थे, वो आखिरी 10 बॉल में 25 रन बनाने हैं। ही इज़ वन हु हैज़ टर्न मोस्ट ऑफ द नॉन विनिंग गेम्स इनटू विनिंग गेम्स, राइट? इसलिए उनको क्लासिक फिनिशर कहा गया है, राइट? जब जब वो आए खेलने, 10 में से 8 बार ना ही एनवायरनमेंट सही था, बिकॉज 10 बॉल में 25 या 30 रन बनाने थे, ना ही मोटिवेशन रहा होगा, बिकॉज आप हार रहे हो, लेकिन फिर भी गेम टर्न की है, राइट? तो इन एब्सेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड मोटिवेशन ऑल्सो, इफ यू हैव एबिलिटी, you can still do it, right? But environment helps, motivation helps. But इसलिए मैं कह रहा हूँ कि environment का एक रोल है, नो डाउट, फंडामेंटल एबिलिटी है। ओके। अभी पहले जब आप बिजनेस रन करते होगे और अभी जब आप बिजनेस रन करते हो, तो एक जेनजी वाला फैक्टर है। जी। तो आपके पास भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते होंगे, 20 22 25 साल के हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जेनजीज जो हैं ये अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम है? ऑलवेज अपॉर्चुनिटी है सर। उनको अलग एनवायरनमेंट चाहिए। उनको, वो आपको डिलीवर करके देंगे, बट वो अपने को टाइम के जोन में बांध के रखना नहीं चाहते। कपड़ों के जोन में बांध के नहीं, कि और ऑफिस में आए तो फॉर्मल्स ही होना चाहिए, उसमें बांध के रखना नहीं चाहते। बट उनको सबसे इम्पोर्टेंट है, एक उनका सवाल होता है, वाई आई शुड डू इट। वाई अगर क्लियर है ना उनका, तो फिर वो कर जाते हैं। काफ़ी बार ऑर्गेनाइजेशन में पुराने ज़माने में लोग वाई नहीं पूछते थे, कि आ गए हैं, करने को बोला है तो कर देंगे,
लेकिन आज के जनरेशन को वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी बच्चों को बोलते तो बच्चे आज की मॉम वाई शुड आई डू इट, डैड वाई शुड आई डू इट, मतलब मैं बड़ों के पैर पड़ने बोले तो वाई इनका क्यों पैर पड़ना है, राइट, वहाँ से चालू होता है। तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वाई क्लियर कर दिया तो हाउ तो वो कर लेते हैं, एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप वाई सही दे दो तो और एक और चीज़ है, वो शायद से उनका दिन 10 बजे चालू होता है, 11 बजे चालू होता है, और रात को 2 बजे इज़ द ब्रेन वर्किंग एट द हाईएस्ट पावर। तो वो आप समझ जाओ कि हाँ, उनका 12 से 2 ही बेस्ट ब्रेन चलता है। आई डो नॉट नो वाई, बट चलता है। तो आप दीजिए ना ऐसा एनवायरनमेंट तो करेंगे तो। ओके। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें एक एम्प्लॉय ने कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा हो अदर देन द सीईओ? हाँ हाँ, रहे हैं। राजीव जी का सबसे ज़्यादा रहा है, बट देयर हैव बीन पीपल हु हैव, इन फैक्ट्री की बात कर ले, बहुत पुराने ज़माने में, मतलब शायद से 10th पास हुए होंगे, 12th पास हुए होंगे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, पापा के ज़माने से। और 2009-10 तक वो शायद से 12th पास आदमी था, फिटर था, राइट। लेकिन हमारी फैक्ट्री की शायद से 15 करोड़ की जो मशीन्स है वो उसी के समझ में आती थी, वही उसको, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़ू सिस्टम, वो जुगाड़ू सिस्टम से मशीन चालू रहती थी तो चालू रहती थी। अब उसका कंट्रीब्यूशन शायद से आज हम क्या सोचे पता नहीं, लेकिन उस 15-20 करोड़ की कंपनी में या 50 करोड़ की कंपनी में मेंटेनेंस में इंपोर्टेड पार्ट्स ये लाना बहुत महंगा पड़ता था। तो वो व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन के कारण ही तो कंपनी उस समय प्रॉफिटेबल रही, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं किए, वो छोटा कंट्रीब्यूशन है। बट देर आर मैनी पीपल सेल्स टीम में, देर आर मैनी पीपल, जब हम ऑन द ग्राउंड काम किए, सीईओ साहब तो ऊपर से गाइड किए, लेकिन अल्टीमेटली मौका वारदात पे लड़ाई तो नीचे टीम को करनी है। तो कुछ लोग ऐसे रहे हैं, एक रत्नाकर दीप ओंकार उमरे करके छत्तीसगढ़ में थे, एक आरबी तिवारी करके जबलपुर में थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस जगह में वैसा काम किया है टेरिटरी में, जहाँ से उस टेरिटरी को आज तक हम वहाँ के लीडर बन के रह गए। तो ऑन ग्राउंड वैसा काम किया है। ऑपरेशंस में कुछ फैक्ट्री मैनेजर्स वैसे रह गए हैं। कभी जब हम स्टार्टिंग में थे तो पिकल में हमारा एक प्रिजर्वेशन होता है, और प्रिजर्वेशन सीज़न में अगर रोज़ 100 टन कैरी कट रही है और किसी कारण से ठीक नहीं कटी तो सॉफ्ट हो सकती है, मतलब आपने राइट टाइम प्रिजर्व नहीं किया। तो कुछ साल ऐसा रहा है जहाँ कुछ बड़े बैचेस प्रिजर्व होने में चैलेंज रहे होंगे और प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आ रही होगी, तो उसने जाके काफ़ी कुछ रिसर्च किया। 4 महीने बाद भी प्रोडक्ट में कुछ ऐसे एक्शंस किए जिससे वो राइट वापस फर्मिंग हो गई, प्रोडक्ट क्वालिटी सही गई। तो देर आर मैनी एग्जाम्पल जो पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। बट इसका आपका अगर मैं एक स्टेप पीछे लूँ, तो आप अगर लोगों से उम्मीद करोगे कि तुम कर सकते हो, राइट, हमारी एनपीडी हेड है आज के डेट में, तो काफ़ी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ है जो वो लेके आती है, और काफ़ी जगह कॉस्ट सेविंग्स भी वो लेके आती है। मतलब ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ फ्रेश कॉस्ट सेविंग का हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। वो फिर अपने ब्रेन को चलाती है, जहाँ पिछले साल बोल अब इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता, अगले साल और डिमांड करते तो फिर और कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो देर आर पीपल हु हैव डन दैट एंड हैव बीन डूइंग दैट। द ओनली थिंग इज, are you demanding enough? Because when you demand from people, they rise to the occasion. When you say कि आप कर सकते हो, मुझे आपसे उम्मीद है, तो फिर वो करते हैं। ओके, लेट्स से मेरी मदर को ये बिज़नेस शुरू करना है जी। लेट्स से शुरू में पिकल से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना अमाउंट उनको चाहिए होगा इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? मतलब सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? सबसे आसान तरीका तो ये हो सकता है, तो एक और मेरा मानना है कि काफ़ी बार सबसे इम्पोर्टेंट बेचना माल है, बनाने से ज़्यादा। आपकी रेसिपी सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं। लेकिन आप उसके लिए फैक्ट्री ना डालो, आप किसी के पास बनवा के ले लो। फैक्ट्रीज़ इंडिया में आज अचार बनाने की 5,000 से ज़्यादा होगी। तो आप किसी के पास चले जाओ, उसको बोल दो कि भैया मुझे मेरी रेसिपी, मेरा मसाला रहेगा, आप मुझे, मेरे को इस प्रकार का जार चाहिए। वो आपसे 5 रुपया ज़्यादा ही ले लेगा, क्योंकि आप उससे छोटी सी क्वांटिटी बनवा रहे हैं। लेकिन आपने फैक्ट्री लगाना, सेटअप करना, दुनिया फलाना करने के जो उसमें आपके लाख रुपए तो वहीं निकल जाते। तो जिसने ऑलरेडी लगा रखी है वहाँ से स्टार्ट करें, माल बेचे। माल बनाना बहुत आसान है, बेचने में पसीने छूटते हैं, और बेचने के बाद स्केल पे बेचने में और पसीने छूटते हैं। तो फोकस जो है, कैसे मैं बेचूंगा, कैसे अपनी स्टोरी सेल करूंगा, कैसे माल दुकान पे रखवाना भी, फिर भी रिलेशनशिप से। मतलब अगर हम LIC के एजेंट्स देखें तो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स देखें, वो अपने रिलेशनशिप के पहले 10 लोगों को तो इंश्योरेंस, क्योंकि रिलेशनशिप में बेच लेते हैं। लेकिन कुछ ही सेल्समैन होते हैं जो फिर हर महीने 10 लोग नए और ढूंढ के अपनी कहानियों से उनको भी कन्विंस करके इंश्योरेंस बेचते हैं।
पहले 10 को बेचना तो आसान है, लेकिन उसके बाद 100 को बेचने, 1000 रुपये को बेचने में चैलेंज है। तो किसी के पास लाख रुपया है, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, फैक्ट्री में इन्वेस्ट ना करे, पीछे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट ना करे, थर्ड पार्टी से बनवा के ले, हिज एनर्जी शुड फोकस ऑन हाउ डू आई सेल रिपीटेडली, हाउ डू आई स्केल, वहाँ पे ही दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री दीपक जी। मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स जो है ना, ये दो अलग अलग बिजनेसेस है। बिल्कुल। मैं भी काफ़ी सारे वेबिनार्स करता हूँ, उसमें मुझसे लोग कहते हैं कि जी। सर मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और रिटेल आउटलेट्स ओपन करना चाहता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे डालूँ। मैंने कहा भाई तुम शुरू में ही दो बिजनेस शुरू मत मत करो। करो, हाँ। मैन्युफैक्चर करना और रिटेल सेल करना दो दोनों अलग है। अलग अलग बिजनेस है। अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दो, जी। आगे सेल उनको करने दो। जी। अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो, शुरू में ही दोनों बिजनेस में लग जाओगे, तो दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे लोग ना दीपक भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं ना बिजनेस को, और जब उसका फेलियर आता है, शुरू में तो क्या रहता है, आपने मैन्युफैक्चर कर लिया क्योंकि आपके पास फंड्स थे, ठीक है, थोड़ा बहुत आप माल बेच भी दोगे, लेकिन जब आप नंबर्स देखोगे ना बाद में, आप देखोगे कि सारा पैसा मेरा मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हो गया, अब सेल्स ड्राइव करने के लिए मेरे पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, जी। इसलिए उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं। एब्सोल्युटली सर। और ये मतलब जंग जिसको हम बोलते हैं, हम बोलते हैं वॉर और बैटल, राइट। बैटल ये ना एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई, वॉर ये ने जो वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं कि बड़े स्केल की चीज़ हो गई। तो हमको काफ़ी बार बैटल्स हारनी है वॉर जीतने के लिए, लोग बैटल जीतने में अटक जाते हैं। कुछ बैटल्स हारनी भी पड़ेगी। आज मैं 2% मार्जिन कम कमाऊंगा या 5% कम कराऊंगा क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग मेरी खुद की नहीं है, बट मेरा लक्ष्य वॉर पे होना चाहिए कि मैं 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का ब्रांड बनूंगा, कंपनी बनूंगा। वो मेरी लड़ाई है, ना कि दोनों मैं अपने हाथ से करूंगा। लेकिन काफ़ी बार वो बैटल्स जीतने में वॉर से नज़र हट जाती है। वॉर पे ही नज़र होनी चाहिए। बैटल्स 4 जानबूझ के हारनी पड़े तो हार जाओ। ओके। सो हमने बात की दीपक भाई कि मेरी मदर लेट्स से इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहती है, ठीक है, तो वो घर पे अचार या तो बना ले या फिर किसी से प्रिक्योर कर ले। फैक्ट्री वगैरह डालने की जरूरत नहीं है शुरू में, है ना। और कोशिश करे कि भाई जिन लोगों के साथ रिलेशंस हैं उन शॉप्स पे उस जाए। मटेरियल को दे दे, है ना, वहां से शुरू करे। अब उनको कुछ स्टाफ चाहिए होंगे, जी। ठीक है, तो जब आप स्टाफ हायर करते हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहता है? उन स्टाफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप कौन सी देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग की जो क्वालिटी होती है ना, वो भूख होती है स्टाफ में। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट, अगर उसके अंदर भूख नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा। जिस भी व्यक्ति में भूख नहीं है, तो चाहे वो स्टार्टिंग वाला स्टाफ हो या आज हमारी बड़ी साइज़ की कंपनी का, फर्स्ट तो एस्पेक्ट ढूंढना है कि भूख है क्या। बिकॉज कितना ही ब्रिलियंट हो, लेकिन भूख ही नहीं है तो वो अपने ब्रिलियंस को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए भूख चाहिए सबसे पहले। सेकंड, एक हद तक डिसिप्लिन भी चाहिए। भूख है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है ना, तो क्या करेगा वो, मेहनत करके आपके प्रोडक्ट को 25 जगह प्लेस कर देगा, फिर वहाँ से उठ रहा है नहीं उठ रहा है, सर्विस हो रही है नहीं हो रही है, उसको नहीं देखेगा। तो स्टेमिना और डिसिप्लिन, ये दो एस्पेक्ट, भूख और डिसिप्लिन इसको हम बोले, ये होने ज़रूरी है इनिशियल इसमें। बाद में और स्टार्टिंग में अगर वो आप स्टाफ भी रख रहे हैं खासकर सेल्स के लिए, तो क्या वो अच्छे तरीके से उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो कहानी बेचने की स्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस दुकान को बेचने जाएगा या जिस कस्टमर को बेचने जाएगा, आप नए ब्रांड हो, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो उसकी जो बात करने की क्षमता है वही माल को बिकवाएगी। तो उसकी कहानी बेचने की ताकत कैसी है, वो एक देखना ज़रूरी है। ओके। और फिर आपने जैसे बताया कि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स से मेरी मदर को पैकेजिंग डिज़ाइन करवानी है, तो जी। उसके लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए? अगेन इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे एक प्रीमियम कोई लॉन्च करता है, कोई मास लॉन्च करता है, तो दोनों के कलर्स अलग होंगे। उसके जो मास है उसमें शाइन चाहिए, उसमें थोड़े ज़्यादा कलरफुल चाहिए। प्रीमियम है उसमें क्लीन लेबल, क्लीन डिज़ाइन चाहिए, दिखने से क्लीन लगना चाहिए। जो प्रीमियम है उसमें थोड़ा बॉटल का खर्चा भी लग जाए, लेकिन एक यूनिक शेप की बॉटल होनी चाहिए। यूनिक शेप की बॉटल मास में लेने जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको ये क्लैरिटी है कि मैं कहाँ बेच रहा हूँ, मैं प्रीमियम कर रहा हूँ या मास कर रहा हूँ। सबसे पहले वो क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ टारगेट कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, जेमिनाई पे डाल दीजिए कि अगर मुझे प्रीमियम पिकल लेबल बनाना है तो कैसे बनेगा, प्रीमियम बॉटल यूज़ करनी तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए। वो आपको लेबल भी बना के दे देगा, वो आपको डिज़ाइन भी बना के देना। मुझे मास्क करना है तो क्या, वो बना के दे देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा आज के डेज में डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी चीज़ फ्री में ही मिल जाएगी। ओके। और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें अपनी, कि मुझे क्या, लेट्स से पिकल का क्या प्राइस होना चाहिए?
सी अगेन उस पर डिपेंड करता है आप कहाँ, आप प्रीमियम बनना चाह रहे हैं, मास मार्केट मानना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि आज के डेट में लाख रुपए ही है तो प्रीमियम से शुरू करना चाहिए, मास से नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि मास की दुनिया ऐसी है कि बाय वन गेट वन के बाद बाय वन गेट टू, बाय वन गेट थ्री, बाय वन गेट फोर, बाय वन गेट फाइव, एंड नहीं है वो, और बोलेगा और क्या दे सकते हो, राइट, वो मांगते ही रहेंगे। और प्रीमियम में जो है वो क्वालिटी के लिए आदमी पैसा देने के लिए राजी है। तो आपके पास अगर लाख ही रुपया है तो आप तो पहले प्रीमियम से ही स्टार्ट करें, कोई जो भी व्यक्ति, ताकि उस 1 लाख रुपए में आपका फोकस ये होना चाहिए कैसे मैं 25,000 प्रॉफिट कमाऊँ। मास में क्या होता है, टर्नओवर से प्रॉफिट आता है, 10 लाख में 25,000 निकलेगा या 50,000 निकलेगा, 1 लाख में नहीं निकलेगा। तो इनिशियली आई थिंक जिसके पास कम पैसा है उसने एक छोटी निश ढूंढनी चाहिए, उस निश से उसके पहले वो लाख रुपए उसके 10 लाख कैसे होंगे उस जर्नी पे काम करना चाहिए। लाख से करोड़ के, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के सपने अच्छे हैं, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता 10 लाख, 50 लाख, करोड़ से ही होगा। तो पहले ये लाख 10 लाख कैसे हो सकता है उस जर्नी पे काम करना चाहिए। ओके। थोड़ा सा बड़ा जब बिजनेस होगा दीपक भाई तो फंड्स की भी ज़रूरत होगी। जी, तो आपको अपने बिजनेस में कब लगा कि मुझे एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत है और आपने कैसे वो फंड्स अरेंज किए? हमको जब हम ग्रो करने लगे तो 2006 के दरमियान हम टाइट होते चले लग गए, लेकिन अभी तक कंपनी वहाँ पहुँची नहीं थी जो कोई फॉरेन, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट ढूंढना चालू कर दिया। मतलब हमारी जर्नी अगर हम बात करें तो 8 करोड़ से 22 करोड़, 22 से 36, और 36 से 46, ये 36 से 56, ये 3 साल हुए, मतलब 22, 36, 56। तो जब 8 से 32 4x हो गए तो ऑलरेडी पैसे टाइट होने लगे, राइट। तो वो जो साल चल रहा था जब 32 से 56 जा रहे थे, वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट खोजना चालू किया। बट उस समय तक हमको, अभी तक यू हैव अरे, ये मैं 2006 5 6 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक इंडिया में तो प्राइवेट इक्विटी वो सब जस्ट शुरू हो रहा था, राइट। तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, हम कोई बैंकर वैंकर नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हम अपने बलबूते पे खोज रहे थे, लोगों को ईमेल लिख रहे थे, मीटिंग्स नहीं मिली। तो फिर बैक बोरो स्टील करके जहाँ से भी पैसा ला सकते कंपनी को बढ़ा रहे थे। जब 56 अचीव होके हम 56 के अगले साल में हमने 75 किया। अब 75 हो गया, नाउ वी सेड कि हमारे पास 4 साल बैक टू बैक ग्रोथ के आ गए हैं, अब हम ऑफिशियली ही बैंकर अपॉइंट करके आगे बढ़ते। दैट इज़ द टाइम वी अपॉइंटेड 2007 में वी अपॉइंटेड अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंड वी रैन अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ फंड रेजिंग। और लगभग मार्च 2000 या अप्रैल 2008 में हमारी पहली इन्वेस्टमेंट पाठक फैमिली से आई। बाटा फैमिली। पाठक पाठक पाठक। ऑफ यूके, हाँ। पाठक, उन्होंने अपना कंपनी बेचा था कुछ 1500-1700 करोड़ में, सेम प्रोडक्ट लाइन में थे, पिकल, स्पाइसेस, करी, कुकिंग पेस्ट, करी पेस्ट। तो वो अपनी कंपनी बेचे थे, एंड हम लोग ने बैंकर रखा, तो बैंकर रीच्ड आउट टू मैनी पीपल, वन ऑफ देम वाज पाठक फैमिली, एंड दे इन्वेस्टेड इन अस। ओके। ये इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं इनका क्या माइंडसेट रहता है इन्वेस्ट करने के टाइम पे? क्यों ये पैसे अपनी कंपनी ना शुरू करके दूसरों की कंपनियों में क्यों डालते हैं? 2 प्रकार के इन्वेस्टर है। एक तो पी फंड है, जो वेंचर कैपिटल बोल लीजिए, जो छोटे कंपनीज में डालेंगे। एक प्राइवेट इक्विटी पकड़ लीजिए जो बड़े कंपनी में डालेंगे। और एक हो गया स्ट्रेटेजिक फंड, जो ऑलरेडी उस बिज़नेस के साथ उस बिज़नेस चला रहा है, तो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ऑफ रिसेंटली एमटीआर इंडिया ने ईस्टर्न को लिया 2 साल पहले, तो ईस्टर्न मसाले, एमटीआर साउथ में स्ट्रांग है मसाले में, प्रोडक्ट कैटेगरी में है, तो एक और मसाले कंपनी को उन्होंने ले लिया, इसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करें तो उनका एक सिंपल आउटकम होता है कि भाई एक बिजनेस है अब जो चल चुका है, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको बढ़ने के लिए ग्रोथ कैपिटल चाहिए। तो ये ग्रोथ कैपिटल अगर हम लगा देंगे तो ये बिज़नेस आज जो हम लोग का सपोज 100 करोड़ का है, आज 500 करोड़ का बिजनेस है, ये पैसे के साथ 1000 हो जाएगा। अब जब टर्नओवर डबल होता है तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है, तो मेरी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और मैं अपना जो इक्विटी आज ले रहा हूँ वो मैं किसी और को बेच के जा सकता हूँ। ये प्राइवेट इक्विटी का प्लेयर होता है। स्ट्रेटेजिक का होता है कि नहीं, मैंने को ये मार्केट है, सपोज एमटीआर की बात करें, ईस्टर्न है, ईस्टर्न ने केरला में एक 450 करोड़ का मसाला ब्रांड बना रखा है। अगर मैं खुद बनाने जाऊंगा तो मुझे शायद से 5-10 हज़ार करोड़ खर्चा करके भी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं, बिकॉज एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंट्रेंच ब्रांड हो चुका है। आज अगर कोई पिकल में हमारे पास आता है तो बोलेगा यार इतना बड़ा पिकल का बिजनेस जो है, हर स्टेट का स्वाद अलग है, फ्रेगमेंटेड बिजनेस है। तो फ्रेगमेंटेड बिजनेस में किसने हर कम से कम देश के आधे मार्केट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना लिया है।
तो मुझे डे वन पे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या देश के आधे मार्केट में जिंजर गार्लिक पेस्ट का लार्जेस्ट ब्रांड बना लिया है, तो आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ आई स्पेंड द सेम मनी आई माइट स्टिल नॉट गेट सक्सेस। तो आज के डेट में हमसे बड़े लोग भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बेचते हैं, लेकिन वो हमारा जितना सेल नहीं कर पाते। हमसे बड़ी कंपनियां भी बेचती है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, हम लोग कर लेते हैं। तो अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पैसा ही सब कुछ कर लेता। तो किसी और ने कर लिया है, तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया है। अब जिसने फिगर आउट कर लिया, उनके साथ पैसे लगा लो तो और फास्टर बन जाएंगे। जाता है। अच्छा दीपक भाई, कई बार मार्केट में ऐसी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस की, है ना। सारे एयरलाइंस लॉस में रहते हैं ऑलमोस्ट, कभी कभी इंडिगो प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे मार्केट में नए प्लेयर्स क्यों आते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल जब रतन टाटा जी ने जी एयर इंडिया को एक्वायर किया था, तो लोगों के दिमाग में यही था कि यार जब एयरलाइन सबको पता है कि उससे प्रॉफिट नहीं निकलता है, तो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स क्यों पैसा डालते हैं? उसका ओके। सो आज के डेट में एवरीबडी फील्स दैट एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब आज के डेट में द क्लासिकल स्टोरी अगर हम बोले, विच इज़ जोमेटो। जब इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, इट वाज ब्लीडिंग 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 ब्लीडिंग। जब जोमेटो ने ब्लिंकिट में इन्वेस्ट किया था, इट वाज ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, बट आज वैल्यूएशंस लाखों करोड़ों में हो गई है। तो या हज़ारों करोड़ों में हो गई है। द पॉइंट इज़ अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टर है वो फील करता है कि एट अ पॉइंट इन टाइम इट विल हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री वेयर कंसोलिडेशन विल हैपन। एंड कंसोलिडेशन जब होगा, जब 10 प्लेयर आपस में लड़के ब्लीड कर रहे हैं, वो ब्लीडिंग कम होगी, कंपनी विल हैव एन एबिलिटी टू चार्ज बेटर प्राइजेस, एंड एट दैट एबिलिटी दे विल स्टार्ट मेकिंग मनी। जैसे आज इंडिया में वर्चुअली देर आर मोर एयरलाइंस, बट एयर इंडिया और इंडिगो को हम ले लें, जब उन्होंने विस्तारा भी था, एयर इंडिया को बाय किया, इंडिगो था, स्पाइस जेट ऑलमोस्ट काफ़ी डिफिकल्टी के थ्रू जा रहा था, आकाशा जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया में ऑलमोस्ट डियोपोली जैसी कहानी हो जाती अगर एयर इंडिया विस्तारा के साथ जुड़ जाता। मे बी दैट वॉज द थॉट कि डियोपोली हो जाएगी तो चार्ज एबिलिटी टू चार्ज बेटर प्राइजेस, एबिलिटी टू हैव प्लस एयर इंडिया का तो मुझे एक और ये है कि दे हैड ऑल द इंटरनेशनल रूट्स स्टार्ट करने की परमिशंस भी बहुत ईजी नहीं मिलती, तो इंटरनेशनल रूट सारे साथ में आ जाएंगे। तो हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। जोमेटो का दृष्टिकोण इन्वेस्टर्स का अलग होगा, लेंसकार्ट का अलग होगा, कि एक दिन वे वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम कमा लेंगे। एक बार एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं दीपक भाई, है ना। अभी तक हमने बिजनेसेस की बात की है, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर है जो एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, उसकी हैबिट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस जर्नी में? हैबिट्स जैसे हैबिट्स जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अच्छी आदतें भी होती है, बुरी आदतें भी होती है, हाँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप के कुछ फंडामेंटल ट्रेड्स होते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर, मेरा ये हमेशा मानना है कि एंटरप्रेन्योर कभी भी ये तो आजकल के डेट में हो गया कि मैं 2 साल में बिजनेस, 3 साल में ऐसा बना दूंगा, उसको बेच के निकल जाऊंगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है वो वैसा नहीं होता। वो होता है कि मैं 10-15 साल में एक व्यापार खड़ा करूंगा, और उस व्यापार को खड़ा करने के लिए आप अकेले अपने बलबूते पे तो खड़े नहीं कर पाएंगे, आपको टीम लगेगी, आपको लोग साथ में लगेंगे। तो उसमें कुछ आदतें इम्पॉर्टेंट होती है, कि एक आदत ये होती है कि क्या आप लोग आपके साथ काम करने में कितने एक्साइटेड होते हैं, हाउ आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर हो। बिकॉज नॉट ओनली कि आप सबकी सिर्फ तारीफ करो, लेकिन आप कैसे चैलेंज करते हो, आप कैसे आइडिया, कहीं टीम अटक जाती है तो आप कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। अब हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, मतलब एक स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब पूरी टीम अटक जाती है तो हाउ डू यू फाइंड अ सोल्यूशन, हाउ डू यू प्रोवाइड आंसर्स, हाउ डू यू चैलेंज द टीम। काफ़ी बार ये माना जाता है कि डिमांडिंग लीडर्स लोग पसंद नहीं करते, बट एक्चुअली सबसे हाईएस्ट ग्रोथ एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति की अंडर डिमांडिंग लीडर ही होती है। बिकॉज व्हेन यू डिमांड, ह्यूमन की आदत है यू राइज टू द ओकेजन, तो डिमांडिंग लीडर्स भी लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैं बेहतर वर्जन बना अपना आपका। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है, अगर हम हैबिट की बात करें तो आप टाइम पे आते हो, आप समय देते हो, आप काफ़ी स्टार्टअप के फाउंडर्स में कुछ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है तो आपके साथ लोग काम नहीं करना चाहते। अगर आप आ, आ, हर चीज़ बोलते हो कि मैं ही राइट हूँ, मेरे तरीके से होगा, तो लोग आपके साथ जुड़ के काम नहीं करना चाहते। तो कुछ हैबिट्स ऐसी है जो लोगों को जोड़ेगी नहीं, और कुछ हैबिट्स ऐसी है जो लोगों को आपके साथ जोड़ेगी। आपके साथ लोग सीखेंगे, आपके साथ वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो दोज हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई बिलीव यू आर रनिंग अ बिजनेस इज़ नॉट अ वन मैन रेस, it's a team sport,
and when you are playing a team sport, you have to be a captain and you are a leader, you are captain of the team. People would want to come and bat for you and win the matches for you. That is a fundamental habit. दीपक भाई, आप बहुत बिजी रहते होंगे। हाँ जी। कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस में बिजी रहना या फ्री रहना? मतलब कितना टाइम आप देते हैं अपने बिजनेस में? अलग अलग लोग होते हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा हैंड्स ऑन हूँ। इतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यू शुड लीव एंड बिल्ड टीम एट नाउ द साइज दैट वी आर। मे बी क्योंकि 8 से 500 तक की जो जर्नी रही उसमें इतने हैंड्स ऑन रह गए कि हैंड्स ऑफ होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, बट आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। बट बेसिक 10 घंटा 12 घंटा, बिकॉज मैं तो शायद से 14 घंटा 15 घंटा भी कर लेता हूँ, लेकिन या महीने में 20 दिन ट्रैवल भी कर ले रहा हूँ। लेकिन महीने में 8-10 दिन जाना, मार्केट जाना, कस्टमर से मिलना, मार्केट समझना, फैक्ट्रीज जाना, फैक्ट्री समझना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एज यू स्पीक एंड गो टू मोर टू द मार्केट्स, मीट रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैक्ट्रीज, यू विल कम अप विथ इनसाइट्स विच आर स्टॉपिंग योर ग्रोथ। तो वहाँ से फिर आपको एक्शनेबल्स निकल के आते हैं और वो डेटा पॉइंट से आप फिर उसके ऊपर चीज़ों को बिल्ड करते हैं। बट हाँ, हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो 12 घंटा 10 घंटा एक प्रमोटर अगर बोले कि मैं 2 आवर अ वीक या 4 आवर अ वीक या 2 आवर्स अ डे करूँगा, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। देन उनके प्रोसेसेस, सिस्टम्स, नीचे की टीम, सब कुछ इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो 2 घंटे से भी वो काम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 4 आवर अ वीक भी लोग काम करते हैं, 2 आवर अ डे भी काम करते हैं, हम 12 घंटे भी करते हैं। बट मेरा एटलीस्ट मेरी जो एजुकेशन या लर्निंग रही है मेरी जर्नी से, हार्ड वर्क हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, आपके बिजनेस में एआई से कुछ जॉब लॉसेस हुए हैं? एआई से जॉब लॉसेस अभी तक नहीं हुए हैं, बट एक चीज़ पक्का है कि कुछ डिज़ाइनिंग के काम्स जो होते थे या कुछ चीज़ें होती थी वो मच बेटर और फास्टर और क्वालिटी की होने लगी। एक बड़ा चेंज हमने ये कर लिया कि मार्केटिंग हमको लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम 2-3-4 मार्केटिंग एजेंसी से आज तक काम कर चुके हैं, और हम ये रियलाइज़ किए कि काफ़ी बार जो क्वालिटी आनी चाहिए आज के देश में, खासकर डिजिटल हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वालिटी कोई हमको बाहर वाला उस लेवल तक समझता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमने अराउंड 7 महीने पहले एजेंसी सारी बंद करके हमने इन हाउस एजेंसी चालू कर ली। मतलब हमने इन हाउस टीम बना ली, बैक बेंचर्स नाम रख दिया हमने उसका, कि बैक बेंचर्स रहेगा और हम करेंगे। एआई उनको बहुत हेल्प कर रहा है, तो एआई से हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एआई हैज़ स्टार्टेड टू हेल्प देम अलॉट। बट द कंटेंट जो हम क्रिएट कर पाए उससे हम लोग का, आई गेस, चाहे वो इंस्टाग्राम फॉलोअर हो या जो भी हो, आपको भी मैं रील में दिखने लगा आपके इसमें, तो कैसे रील्स काट काट के पॉपुलराइज करना है, ये सब करना है, तो उसके अंदर ये एआई के टूल्स, काफ़ी टूल्स हमको यूज़ हो रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट नॉट येट एनी सिग्निफिकेंट जॉब लॉस, बट सम वर्क हैज़ बिकम ईजी। वर्क हैज़ बिकम बेटर। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था दीपक भाई, उस पॉडकास्ट में ये बताया था अगली जो बड़ी चीज़ आने वाली है ना, वो आने वाली है एआई से कंपनी बनाना, जिसमें सिर्फ एक फाउंडर होगा, वो $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा। ओनली 1 पर्सन। टीम का जो साइज होगा वो सिर्फ एक होगा। उसी बंदे ने टेक्नोलॉजी बनाई, वही बंदा एआई के थ्रू सारे ऑपरेशंस रन कर रहा है, एक ही डेस्क पे बैठ के। $1 बिलियन कंपनी बनाना, तो अगर ऐसे होगा तो जॉब लॉसेस मतलब मैसिव होने वाले हैं। तो लेट्स से अभी जो $1 बिलियन की कंपनी होती है उसमें हजारों एम्प्लॉइज रहते हैं और उनके इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क होता है, कितने सारे जॉब लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर वो टाइम आ जाएगा, जो कि आपको और मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तब तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म ही हो जाएगा। एक बहुत प्यारी चीज़ 7th 8th स्टैंडर्ड से सुनी है कि it is not the fastest, the biggest, the largest that will survive, it is the one who will adapt, right? और इतिहास है कि बहुत बड़ा डायनासोर था लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पाया तो ख़त्म है। बहुत सारी स्पीशीज़ अडेप्ट नहीं कर पाई तो ख़त्म है। और कॉकरोच और चींटी, आप आज उनको बेगॉन मारेंगे तो 15 दिन बाद वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती, सेम बेगॉन से वो नहीं मरते। फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है कंपनियों को, राइट? दे कीप अडेप्टिंग देमसेल्फ टू एवरी थ्रेड दैट कम्स ऑन देम।
ह्यूमन स्पीशी भी वैसी रही है. दे हैव अडेप्टेड. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई गई, टेक रिवॉल्यूशन आई गई, एंड इन एवरी केस द ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड and survived. The only thing that has helped humans to be this is their hunger, right? जहाँ आपने हंगर ख़त्म कर दी, आदमी के अंदर सेटिस्फेक्शन डाल दी, राइट, वहाँ से ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी. लेकिन हंगर ज़िंदा है ह्यूमन में, तो अडेप्ट करेगा, चाहे एआई हो, चाहे जो भी हो. वो उस आइडिया से भी बिजनेसेस बनाएंगे, उस आइडिया से भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, और वहाँ से भी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे. ये मेरा मानना है. बट हंगर ख़त्म नहीं होनी चाहिए. आज के डेट में मेरा एक मानना है, कल मैं नितिन जी का पॉडकास्ट किया, उसमें भी मैंने कहा कि दो अप्रोचेस होते हैं पेरेंट के. जैसे मैं भी 8 करोड़ की कंपनी लिया, मेरे बचपन में बहुत मुझे एफ्लुएंस या बहुत ज़्यादा मेरे को हर चीज़ जो गाड़ी घोड़ा चाहिए वो मिला, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो जब मेरे को सब कुछ प्राप्त हुआ लाइफ में, मैं सक्सेसफुल हुआ, तो मैं ये सारा एफ्लुएंस, सारा चीज़ अपने बच्चों को दे सकता था, राइट, कि ये करो वो करो. बट मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड कि नहीं, हमको बच्चों को हंग्री रखना है. तो आज भी हमारे दोनों बच्चों के हाथ में ओप्पो वीवो के ही फ़ोन है, राइट. उनको हमने कभी एप्पल नहीं दिया या कभी सैमसंग नहीं दिया. पहला तुम्हारा वो महंगा फ़ोन तुम खरीदोगे, पहली महंगी गाड़ी तुम खरीदोगे, तुमको हमसे जो है वो बेसिक ही मिलेगा, क्योंकि वी वांटेड हंगर बना रहे. काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं जिन्होंने लाइफ में तकलीफ़ देखी और बड़े होकर रिच हुए. वहाँ से हो गया कि अब हमारे बच्चों ने वो तकलीफ़ नहीं देखनी चाहिए, अब हम उनको सब कुछ वो दे देंगे जो हमको नहीं प्राप्त हुआ. वो एक एंगल आ जाता है जो सबसे डेंजरस एंगल है, कि आपने हंगर ख़त्म कर दिया, आपने कंफर्ट दे दिया, तो वहाँ से अडेप्टेबिलिटी ख़त्म होती है, वहाँ से ग्रोथ ख़त्म होती है. तो मुझे आंसर का, एआई का आंसर है कि क्या एज ह्यूमन हम वो हंगर स्पीशीज़ में ज़िंदा रख सकते हैं. अगर हंगर है तो हम रास्ता ढूंढेंगे, पक्का ढूंढेंगे. फॉरेन पॉलिसी पे वैसे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस टॉक है, तो हर एक बिजनेस पे फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ता है. तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, लेट्स से आज 25% टैरिफ लगा दिया, आज 50% टैरिफ लगा दिया, आपके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट होता है इसका? मेरी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर जो मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मोर और लेस 1% ऑफ द इंडियन जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, ऐसा उनका कहना है कि 1% से जीडीपी कम होगी. जो अभी सरकार ने जीएसटी रिलीफ दिया, वो सिंपल टूल था साथ में ही, कि अगर मेरी 1% जीडीपी बाहर से कम होगी तो मेरी 1.5% से जीडीपी इंडिया में मैं बढ़ा दूँ, क्योंकि टैक्स कम हो जाए तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी और सेविंग्स भी बढ़ जाएगी कंज्यूमर के हाथ में. तो गवर्नमेंट ने बहुत राइट टाइम से एक्शन लिया. ऑल्सो आई बिलीव पावर इक्वेशंस है, पावर गेम्स है, चीज़ें स्टेबलाइज होती है. मीडिया में सब कुछ है कि हम लोग ने किस पॉइंट को रेजिस्ट किया, इस कारण उनको क्या चैलेंजेस आए. बट आई ऑल्सो बिलीव कि 2014 में जब मोदी जी आए थे सरकार में, उन्होंने कहा था लुक ईस्ट. तो उनका पहले ही महीने का स्टेटमेंट था लुक ईस्ट, मतलब हम जापान को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, रशिया को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे, वी विल लुक ईस्ट एंड नॉट लुक वेस्ट. ये उनका पहले ही महीने का याद है मुझे स्टेटमेंट. तो वी विल फिगर इट आउट. आई गेस पावर इक्वेशन, पावर गेम होंगे. अगेन आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जी भी जो भी कर रहे होंगे, उनके पास भी एक उनकी कमेटी होगी जो सोचती होगी, सजेस्ट करती होगी, बताती होगी, और उसके हिसाब से एक्शन लिए जाते होंगे. एंड अल्टीमेटली आप जो ये खेलते हो, वो खेल आपके फॉर जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, वो समय बताता है, राइट. इट कैन मेक और ब्रेक. इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, बट आई गेस द टाइम विल टेल. व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ राइट, इज़ दे सेड कि मेरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, कैन आई क्रिएट something which can keep running the economy, can keep creating jobs in India. एक वो राइट एक्शंस ले लिए. ओके. इंडिया उतना फास्टर ग्रो नहीं हो पाया जितना फास्टर चाइना ने ग्रो करा. लेट्स से 1990 की बात करें, 1991 की बात करें, तो इंडिया और चाइना लगभग एक ही जगह पे थे. आज चाइना बहुत आगे चला गया है. क्या रीज़न लगता है दीपक भाई आपको कि ऐसा क्यों हुआ है, इंडिया क्यों नहीं इतना फास्टर ग्रो कर पाया? हर कंपनी का, हर कंट्री का डीएनए होता है, राइट. हम डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, राइट. डेमोक्रेसी के अपने पॉजिटिव होते हैं, अपने नेगेटिव होते हैं. कम्युनिज्म के अपने पॉजिटिव होते हैं, अपने नेगेटिव होते हैं. तो जब कोई डिक्टेटर या कोई एक बोलेगा ऐसा ही होगा, राइट. सो ग्रोथ के लिए व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब सुख चैन सब चीज़ साइड में करो, एक रिपीट प्रोसेस पे उसको करते रहो, जो चाइना करता है. डेमोक्रेसी में हमको अपने मर्जी से काम करना है, हम यहाँ पे थूक भी देंगे, हम अपना जीवन जैसा बिताना है वैसा करेंगे भी. बट मोर इम्पॉर्टेंट, मैं एक देवदत्त पटनायक जी को बहुत अच्छा मानता हूँ मैं. आई लिसन अ लॉट टू हिम. तो
तो उनका एक रणवीर जी के साथ, रणवीर अलाहाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट है, उसमें ये कहते हैं कि डू यू एक्चुअली वांट दैट, आप सक्सेस को सिर्फ पैसे में गिनते हैं क्या, वो सवाल पूछते हैं। आपको अगर ये चॉइस दी जाए कि आपका एक बच्चा है, अगर बेटा हो गया तो उसको बहन नहीं होगी, और बेटी हो गई तो उसको भाई नहीं होगा, आपका चाइल्ड अकेला ही रहेगा, उसका कोई भाई बहन नहीं होगा। आपको इंडिया में ये बोला जाए कि आपके बच्चों को भाई या बहन नहीं हो सकता, डू यू एक्चुअली थिंक दैट इज़ सक्सेस, और यू वुड वांट टू हैव अ सिबलिंग टुगेदर, राइट? तो आज वो सारी चीज़ें वहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही बच्चा होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर मैनी ईयर्स चली, राइट? तो उसके अपने हैप्पीनेसेस है जिसको हम फिनेंशियल में काउंट करते हैं, हमारे अपने हैप्पीनेसेस है जो हम अपने संस्कृति को, परंपरा को देख के चलते हैं। बट येस, व्हेन यू आर डेमोक्रेटिक, there will be challenges in the speed of growth because you are allowing that. However, second aspect is, even in democracy you can grow that to that level which happened in the US, but then as a country at the leadership level you have to keep giving that environment to the country to grow in that speed, right? India had lot of challenges there also. हम लोगों का लाइसेंस राज था, आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप इतना ही कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। लास्ट 7-8 साल में आई बिलीव द एनवायरनमेंट इज़ स्लाइटली मूविंग, बट इट टेक्स टाइम। जो आपको आदत इतने सालों से हो गई, इट टेक्स अ जनरेशन और टू चेंज टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट इट स्टार्ट विथ द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टॉप। आई बिलीव इट हैज स्टार्टेड फॉर लास्ट 7-8-10 years. We believe that environment is significantly more conducive. अमेरिका में एक बहुत प्यारा एनवायरनमेंट था जो इंडिया में नहीं था। हमारे यहाँ पे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, ये 2008-9 मेरी जर्नी, मतलब मुझे पता है कि जब मैं पाठक जी का पैसा आने से पहले, जब कंपनी ग्रो कर रहे थे, मार्केट से 20-25 करोड़ रुपए उठा के बैठा था अपने पर्सनल लेवल पे, तो मेरे बड़े पापा को हफ्ते में 2 फ़ोन आते थे कि दीपक क्या कर रहा है, हमारे रिलेटिव्स के ही, राइट? और कुछ गलत हो गया तो, और उनको बताते, मतलब उनको क्या लगता था कि पिताजी नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी उनकी है, अगर कुछ हो गया तो लोग उनको क्या कहेंगे कि भाई वो मुझे संभाल नहीं पाए, राइट? तो एवरी वीक 2 फ़ोन आते थे किसी ना किसी के कि दीपक क्या कर रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा। अमेरिका में फेल हो गया, बैंक्रप्सी फाइल करो, वापस जीरो से चालू करो। देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल्ड बैंक्रप्सी एंड स्टार्टेड अगेन, विच हैज़ नाउ कम इन इंडिया। कि आप फेल हो गए तो गुड, नो प्रॉब्लम, यू ट्राइड ना, यू डिड योर बेस्ट ना, यू कैन स्टार्ट अगेन। ये आज से 15 साल पहले इंडिया में नहीं था। 2007-8 की बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे फ़ोन आते थे हर 15 दिन में कि क्या हो रहा है, राइट? सो लोग क्या कहेंगे हैज़ बीन सम ताबू इन इंडिया विच हैज़ नाउ चेंज। दिस चेंज इन द ताबू विल रीराइट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये छोटी छोटे एस्पेक्ट है, मतलब जिसको मैं कहता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल जो होता है, 2 ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 देश, इंडिया चाइना, 2 कंपनीज, टाटा रिलायंस, 2 कंपनीज निलॉन स्टॉप्स, 2 स्कूल्स, राइट? सिर्फ में 2 फ़र्क होते हैं, सिर्फ 2। वन इज़ कल्चर, वन इज़ पीपल। यही 2 फ़र्क होते हैं, तीसरा कोई फ़र्क नहीं होता, राइट? और आपका कल्चर डिफाइन करता है आपके पास कैसे लोग आएंगे और कैसे लोग टिकेंगे, कौन उसमें रुक जाएगा, कौन चला जाएगा। तो देश का भी एक संस्कार, कल्चर यानी संस्कार, परिवार के भी संस्कार होते हैं। कल्चर मतलब संस्कार, राइट? संस्कार मतलब कल्चर, और संस्कार मतलब जो चीज़ आप अलाउ करते हो और जो चीज़ आप अलाउ नहीं करते। तो इंडिया के संस्कार में फेलियर अलाउड नहीं था, अब इंडिया के संस्कार में फेलियर अलाउड है, राइट? तो ये जो परिवर्तन है, ये एक सिंगल परिवर्तन मेरे ख्याल से देश को अगले 50 साल के लिए ग्रोथ फेज में ले आएगा। बिकॉज आप कोशिश करोगे तो फेल होंगे ना, और फेल होंगे, और लोग अगर आपके परिवार वाले आपको फेल होने से रोकेंगे क्योंकि उनको क्या दुनिया बोलेगी, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे। तो दिस इज़ वन चेंज इन कल्चर दैट हैज़ हैपेंड। वन चेंज इन कल्चर इज़ हैपेंड कि इंडिया में लोन लेना, अरे तुमने लोन उठा लिया, तुम ब्याज दे रहे हो, तुमने लोन ले लिया, इसको भी टाबू माना जाता था कि लोन मत लो, जितनी घर की पूंजी है, जितनी चादर है उतनी फैलाओ, उससे ज़्यादा मत फैलाओ, राइट? दिस हैज़ चेंज इन लास्ट 15 years कि मुझे ग्रो करना है तो मुझे पैसा लेना पड़ेगा, मुझे लोन लेना पड़ेगा, डेट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। दिस वॉज नॉट देयर 20 years बैक। ओनली बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोन लेते थे, छोटे वाले लोग लोन लेने से डरते थे। दैट हैज़ चेंज। एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया हैज़ चेंज। तो आई थिंक दीज आर ऑल कल्चरल चेंजेस दैट इज़, बट ये 15-20 साल के चेंज है। ये चेंज इज़ द फाउंडेशन ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट लेवल ग्रोथ। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। वंडरफुल। मुझे इस पॉडकास्ट में पर्सनली बहुत सारे लर्निंग मिले दीपक भाई,
हमने माइंडसेट की भी बात की, छोटे बजट से कैसे बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, आपके फेलियर्स की भी बात की, आप अपना टाइम ऑफिस में कैसे बिताते हैं वो भी बात की, स्ट्रैटेजिक डिसीजन की बात की, फॉरेन पॉलिसी की बात की, इंडिया एज अ नेशन की बात की, चाइना क्यों ग्रो हो रहा है, इतनी सारी हमने बातें की. देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस लर्निंग. जाने से पहले दीपक भाई कोई 2-3 लर्निंग्स आप यूथ के लिए, 2-3 आप चीज़ें जो बताना चाहें जो शायद उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है. हाँ, जो कहा उसी को रिपीट करता हूँ, एक आध दो शायद से ऐड होएगा. सबसे इम्पोर्टेंट भूख है मेरे लिए, बिकॉज हंगर नहीं है तो ग्रोथ नहीं है. सेकंड मेरे लिए ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि आप हमेशा सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए राजी है क्या. ठीक है. तीसरी मैं कहूँगा कि किसी भी पार्क में या किसी भी बिल्डिंग में पुतलों की जो फोटो होती है वो इंडिविजुअल पुतला होता है या इंडिविजुअल स्टैचू होता है, ग्रुप का स्टैचू नहीं होता है. राइट. तो वो ग्रुप का इसलिए नहीं होता है, काम तो ग्रुप ही करता है, लेकिन एक आदमी कभी ना कभी शुरुआत करके लीड करता है. तो वन मैन विथ करेज मेक्स द डिफरेंस, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है. तो पुतला कभी भी ग्रुप का नहीं होता, एक व्यक्ति का होता है. तो आप अगर ये वेट कर रहे हो कि 4 लोग मेरे को मिल जाएंगे, कोई मेरे को सपोर्ट करेगा तब मैं कर लूँगा, तो कभी सक्सेस नहीं आएगी. आपको एज ए इंडिविजुअल आप आगे जाओगे, करना पड़ेगा, कम वॉट में करना पड़ेगा. आप जब वो करोगे तो लोग जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया देखती है कि आप अडिग हो, आप झुकते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, आप करते रहते हो. जब आप करते रहते हो तो लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं. तो डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड टू कम एंड सपोर्ट यू, यू कीप गोइंग, द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली कम. तो ये एक मेरे लिए शायद से इम्पोर्टेंट, तो मैं भी लगा रहता हूँ अपने लाइफ में कि इररिस्पेक्टिव हाईएस्ट आएंगे, लोज आएंगे, चलते रहेगा. फोर्थ ये है कि मार्केट प्लेस बहुत भीड़ है, लेकिन हर जगह कुछ ओरिजिनल लाने की स्कोप होती है. जैसे दुनिया मुझे दिखाई पड़ती है वैसे आपको नहीं पड़ती है, जैसे आपको दिखाई पड़ती है वो किसी और को दिखाई नहीं पड़ती है. तो हमको अपनी दुनिया दिखाई पड़ती है, उसको लेके चलो, उससे अराउंड कुछ बनाओ. यू विल फाइंड अ ट्राइब विच विल वाइब. तो डोंट ट्राई एंड कॉपी समबडी, बी ओरिजिनल. अपने हिसाब से कुछ अपनी ओरिजिनलिटी के साथ काम करो, ट्राइब मिलती चली जाएगी. तो ये कुछ चीज़ें हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में. और जिन लोगों ने भी पूरा पॉडकास्ट देखा है, थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छा कंटेंट देखा है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आपने वो छोड़ के ये देखा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और हम दीपक जी के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे. आप चाहते हो हम सेकेंड पॉडकास्ट करें तो आप कॉमेंट में पार्ट 2 लिखें, हमें बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और हमें अपने अगले पॉडकास्ट में किस गेस्ट को बुलाना चाहिए वो भी आप कॉमेंट में ज़रूर बता के जाएँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. स्टे ट्यून्ड. अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अच्छे पॉडकास्ट लेके आते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपक जी.